हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज सिविल सर्विसेज के रोल, लाइफ और चैलेंजेस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली सिविल सर्विसेज के रोल, लाइफ और चैलेंजेस को लेकर के तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहती हैं। एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, उस एक्चुअल इंफॉर्मेशन के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको सिविल सर्विसेज के विषय में क्या उनके रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं और किस तरीके के वो चैलेंजेस अपने वर्किंग के दौरान फेस करते हैं, इन सारी बातों के विषय में आपको एक संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो मैं डॉक्टर आदर्श कुमार सबसे पहले सिविल सर्विसेज के रोल के विषय में चर्चा करूंगा, फिर इसके बाद चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस वे फेस करते हैं, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, इन सारी बातों के विषय में हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी कैरियर ऑप्शन हैं, उन सभी कैरियर ऑप्शन में सबसे बेहतर कैरियर ऑप्शन सिविल सेवाओं का है, और यही कारण है कि सिविल सेवाएं सबसे आकर्षक कैरियर ऑप्शन मानी जाती हैं। हर युवा की ये चाहत होती है कि वह सिविल सर्वेंट बने, सिविल सेवक बने। क्यों? क्योंकि सिविल सेवाएं किसी भी देश की बैकबोन होती हैं, बैकबोन होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती हैं। सिविल सेवाओं में ही सृजन और विनाश दोनों की शक्तियां छिपी होती हैं। प्राचीन विश्व की बात करें तो रोमन साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। आपको पता है कि रोमन साम्राज्य के निर्माण, रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन के पीछे जिम्मेदार तत्व कौन है? वह है सिविल सेवाएं, वह है नौकरशाही। रोमन साम्राज्य का यदि उत्थान हुआ तो वह सिविल सेवाओं की देन था, और रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो वह सिविल सेवाओं की देन था। इसका अर्थ यह है कि सिविल सेवाओं में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति छिपी हुई है। अग्नि की भांति है सिविल सेवाएं, आग की भांति हैं, अग्नि की भांति हैं। अगर आप उनका अच्छा उपयोग करेंगे तो जैसे अग्नि खाना पकाती है, वैसे ये आपके लिए कल्याणकारी और उपयोगी साबित होंगी। लेकिन अग्नि यदि अनियंत्रित हो जाए तो विध्वंसक हो जाती है, सब कुछ जलाकर नष्ट हो जाती है। वही शक्ति सिविल सेवाओं में भी छिपी हुई है। अगर इनका नियंत्रित और प्रभावी उपयोग न किया जाए तो ये पूरे समाज को, साम्राज्य को नष्ट कर देंगी। ऐसी क्षमताओं से युक्त हैं ये सिविल सेवाएं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर सिविल सेवाओं की भूमिकाओं को इस नजरिए से देखें, जो मैंने नजरिया आपको बताया कि अग्नि की भांति होती हैं, सेवक के रूप में लाभकारी लेकिन स्वामी के रूप में विनाशकारी। इसलिए जब हम सिविल सेवाओं के रोल के विषय में, सिविल सेवाओं की लाइफ के विषय में चर्चा करते हैं तो हम लोग यही संदर्भ लेकर ही चलते हैं। यही कारण है कि भारत में जब कौटिल्य ने एक शक्तिशाली साम्राज्य का गठन किया तो कौटिल्य ने सबसे अधिक ध्यान सिविल सेवाओं में योग्यता के आधार पर भर्ती पर दिया। और कौटिल्य के लिए योग्यता कैसी थी? कौटिल्य के लिए योग्यता मनोवैज्ञानिक थी, साइकोलॉजिकल थी। भयोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, उपधा यानी एग्जाम, परीक्षण, मनोवैज्ञानिक टेस्ट लिए जाते थे। कौटिल्य का कहना था कि हमें चरित्रवान लोग चाहिए, सर चरित्र लोग चाहिए सिविल सेवाओं के लिए। स्किल तो हम ट्रेनिंग के बाद डेवलप कर लेंगे। अगर व्यक्ति में सामान्य बुद्धिमत्ता है और चरित्रवान है तो स्किल तो ट्रेनिंग के बाद डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अगर चरित्रवान नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, सदाचारी नहीं है, तो बहुत कुशल होते हुए भी, बहुत योग्य होते हुए भी वह सिविल सेवाओं के लिए योग्य नहीं है। कौटिल्य के इसी विचार ने उस मौर्यकालीन शासन को उस समय का सबसे प्रभावशाली शासन स्थापित करने में योगदान दिया। कौटिल्य का शासन राजशाही था, कौटिल्यकालीन शासन राजशाही था जिसकी रचना कौटिल्य ने करवाई। लेकिन उस राजशाही शासन व्यवस्था में भी लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। तो वे सिर्फ इसलिए, मात्र इसलिए कि उन्होंने नौकरशाही का नियंत्रित उपयोग किया,
वे कुशल थे नौकरशाही का नियंत्रित उपयोग करने के लिए। आज के संदर्भ में देखें तो आज हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अच्छे शासन की बात करते हैं। अच्छा शासन अर्थात गुणवत्तापूर्ण शासन। जब शासन गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए तो यह अच्छा शासन है। इस अच्छे शासन की नींव एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नौकरशाही पर निर्भर है। लेकिन अगर शक्तिशाली और प्रभावशाली नौकरशाही नहीं है, अगर नौकरशाही की क्षमता का प्रभावशाली उपयोग नहीं है, तो अच्छे शासन के लक्षण भी उपलब्ध नहीं होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। वैसे स्वतंत्रता के बाद तो हम लोगों ने डेवलपमेंट की दिशा में नए नए आयाम अर्जित किए हैं। हर सरकारों ने, देश की प्रत्येक सरकारों ने डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ कार्य किया है। लेकिन डेवलपमेंट के इस काम होने के बावजूद भी क्या आपको पता है, अभी 22 अक्टूबर 2022 को न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी, खबर छपी, जो मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था। और आश्चर्य का विषय यह था कि इस 21वीं शताब्दी में भी दिल्ली का एक गांव ऐसा है, राजापुर कला गांव, दिल्ली का एक गांव ऐसा है जिसमें 200 परिवार रहते हैं और वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। देश की राजधानी है दिल्ली, और देश की राजधानी में लाइट की व्यवस्था ही नहीं है, पिलर ही नहीं है, बिजली के, विद्युत के पिलर ही नहीं लगाए गए हैं, तार ही नहीं खींचे गए हैं। चिराग की रोशनी में पढ़ने के लिए बच्चे विवश हैं। और जिन हाथों में मोबाइल है वहां पर नया रोजगार सृजन है। इसे कहते हैं रोजगार की क्रिएटिविटी। कैसी क्रिएटिविटी कि हमने बिजली नहीं दी तो मोबाइल चार्ज कराने के लिए बाहर मार्केट में जाना पड़ेगा, 10 रुपए 15 रुपए देने पड़ेंगे तब मोबाइल चार्ज होगा। क्या क्रिएटिविटी है ये अव्यवस्था जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली का दे रहा हूं कि ये मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय था। पहले तो मुझे खबर पढ़ने पर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या मैं सत्य पढ़ रहा हूं कि देश की राजधानी के गांव में बिजली नहीं है, विद्युत की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं खींची गई हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यह वास्तविकता है, दुर्भाग्यवश यह सच्चाई है। और अगर यह सच्चाई है तो इस सच्चाई के लिए जिम्मेदार इस देश की ब्यूरोक्रेसी और इस देश की पॉलिटिक्स है। फिलहाल पॉलिटिक्स पर हम लोग चर्चा फिर कभी और करेंगे। आज तो हम लोग ब्यूरोक्रेसी पर चर्चा कर रहे हैं, सिविल सेवाओं पर चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, यह अक्षम सिविल सेवाओं का परिचायक है, यह सिविल सेवाओं की गुणवत्ताहीन भूमिका का परिचायक है। यहां पर सिविल सेवाओं ने अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह नहीं किया। फिलहाल सिविल सेवाओं की किस प्रकार की भूमिकाएं निभाई जानी चाहिए, क्या रोल्स होते हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं, उन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सिविल सेवाओं की एक कमी आपको बताई तो इस कमी की वजह से, इस कमी के कारण सिविल सेवाओं की अच्छाइयों को हम नकार दें, ऐसा कदापि नहीं है। आज अगर भारत विश्व में तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है तो यह सिविल सेवाओं की ही देन है। आज यदि भारत डेवलपमेंट की दिशा में, विकास की दिशा में नए नए आयाम निर्मित कर रहा है तो वह नौकरशाही ही है। और अगर आज देश एकता और अखंडता के मजबूत धागे में पिरोया हुआ है तो इसके पीछे सिविल सेवाओं की ही शक्ति है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो चर्चिल, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने कहा था, चर्चिल ने कहा कि यह भारत बिखर जाएगा, स्वतंत्रता के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भारत के और भारत पूरी तरीके से बिखर जाएगा। चर्चिल के अपने परसेप्शन थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का स्टेटमेंट था। लेकिन चर्चिल के इस स्टेटमेंट के विपरीत भारत
एकता और अखंडता की एक नई मिसाल साल दर साल प्रस्तुत करता गया। ऐसा नहीं है कि विखंडनकारी चुनौतियां हमारे सामने नहीं आईं। कभी पंजाब में खालिस्तान का आतंकवाद, कभी देश के विभिन्न राज्यों में 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद, कभी पूर्वोत्तर की इंसर्जेंसी। तो ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और आतंकवाद। तो ऐसा नहीं है कि देश में विखंडनकारी ताकतों ने सर नहीं उठाया, लेकिन अगर देश की विखंडनकारी ताकतों ने सर उठाया तो उसका दमन शक्तिशाली सिविल सेवाओं ने किया और देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखा। यही कारण है कि जब हमारे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल मेटकाफ हाउस में, दिल्ली के मेटकाफ हाउस में सिविल सर्वेंट्स को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने संबोधन के दौरान जोर देकर कहा, बल देकर कहा कि इस देश की सिविल सेवाएं हमारे देश की एकता और अखंडता के मजबूत स्तंभ हैं। इन्हीं सिविल सेवाओं की बदौलत हम देश में एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखेंगे। इसलिए देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने में सरदार पटेल का जो परसेप्शन था, उनका जो प्रोजेक्शन था, वो निश्चित रूप से सही साबित हुआ है और इस देश की सिविल सेवाओं ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न केवल देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने में सिविल सेवाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि शासन प्रशासन के विविध क्षेत्रों में सिविल सेवाओं ने समय समय पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिविल सर्वेंट्स की लाइफ, सिविल सर्वेंट्स का जीवन, एक तो उनका निजी जीवन है और एक उनका सार्वजनिक जीवन है। हम लोगों ने अनुभव किया है, हम लोगों ने उदाहरण देखे हैं कि जब जब सिविल सर्वेंट्स को अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में प्राथमिकता देने का अवसर आया है, तो अधिकांश सिविल सेवकों ने सार्वजनिक जीवन को प्राथमिकता दी है और देश के लिए, समाज के लिए कार्य किया है। यद्यपि सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दी है, जिन्होंने फाइलों पर हस्ताक्षर करने को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है, जिन्होंने गांधी बाबा का दर्शन करके नोटों के रूप में तब फाइलों पर हस्ताक्षर किए हैं। करप्शन एक बड़ी समस्या रही है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन तो दोनों किस्म के सिविल सेवक रहे हैं इस देश में, लेकिन अच्छे सिविल सेवकों की तादाद, अच्छे सिविल सेवकों की संख्या भी इस देश में पर्याप्त रही है, जिन्होंने देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाए रखते हुए पूरे देश में विकास की पटकथा लिखी है और विकास के नए नए आयाम जोड़े हैं। उन सिविल सेवकों की भूमिकाओं को हम लोग संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि सिविल सेवक किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और किन किन दायरों में, किन किन क्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी तरीके से उन्होंने किया है। कुल मिलाकर सिविल सेवकों की जो भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं में किस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है और किस तरीके से सृजनात्मक रूप से वो और बेहतर करते रहे हैं, कुछ उदाहरणों के साथ, जैसे टी.एन. शेषन का एग्जाम्पल है और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एक उदाहरण के साथ हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, सिविल सेवाएं पब्लिक जीवन में किस प्रकार का रोल प्ले करती हैं, उनके रोल को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात, सिविल सेवाएं हमारी सभ्यता की संरक्षक होती हैं। हमारी सभ्यता कितनी विकसित होगी, यह इस बात पर विकसित निर्भर करता है कि हमारी सिविल सेवाएं कितनी विकसित हैं। अगर सिविल सेवाएं विकसित अवस्था में हैं, मजबूत अवस्था में हैं, तो उस देश की सभ्यता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। सभ्यता के जो पुराने मानदंड हैं, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता या तरह तरह की हम लोग सभ्यताओं के अवशेष आज देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई एक बेहतर कोलोनाइजेशन था, सड़कें समकोण पर काटती थी,
नालियां बनी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, सड़कें समकोण पर काटा करती थी। ये सब एक अच्छी सभ्यता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इस सभ्य राज्य के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व कौन वहन करता है? वह उत्तरदायित्व वहन करने वाली संस्था है सिविल सेवाएं। आज तो सड़कें न जाने कितने कोण पर काटती हैं। हर शहर का जो विस्तार है वो अनियोजित, अनियंत्रित हो रहा है करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण। देश की राजधानी दिल्ली में 1600 से अधिक अवैध कॉलोनियां बसा दी गईं। अब राजनीति के चक्कर में उन सबको वैध बना दिया गया, क्योंकि हर राजनीतिक दल का एजेंडा होता था कि उसको वैध बना दिया जाए, वैध बना दिया गया। लेकिन बेसिकली वो कॉलोनियां इल्लीगल थी। 1600 से ज्यादा इल्लीगल कॉलोनीज कैसे बन गई? सिविल सेवाओं की अकर्मण्यता, सिविल सेवाओं की अक्षमता, सिविल सेवाओं का करप्शन, सिविल सेवाओं का भ्रष्ट गठजोड़ अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ और राजनेताओं के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिविल सेवाएं सदैव अच्छा ही करती रही हैं। सिविल सेवाओं ने गलत भी किया है, गलत परिणाम भी दिए हैं, लेकिन अगर वे अच्छे परिणाम देती हैं तो सभ्यता के विकास में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर वे बुरे परिणाम देती हैं तो सभ्यता के विकास क्रम में हम उतने ही पीछे चले जाते हैं। डुनहम का कथन था, डुनहम कहते थे कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है, अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह नौकरशाही या सिविल सेवाओं की असफलता का ही परिणाम होगा। स्वाभाविक सी बात है कि पूरी की पूरी सभ्यता का आधार स्तंभ, सभ्यता के विकास का आधार स्तंभ सिविल सेवाएं ही मानी जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, कानून और व्यवस्था प्रशासन, इसका अर्थ होता है कानून का प्रशासन और व्यवस्था का प्रशासन। यानी देश में जितने भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए और समाज में शांति, सौहार्द और व्यवस्था को बनाए रखा जाए। कानूनों का क्रियान्वयन कैसे हो? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ट्रैफिक कानून बनाया गया, तब ट्रैफिक कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिविल सेवाओं की है। टैक्स लॉज बनाए गए, लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिविल सेवाओं की। एनवायरमेंटल लॉज बनाए गए, लेबर लॉज बनाए गए, एटसेट्रा, बहुत सारे कानून बनाए गए। इन कानूनों को लागू करवाने का उत्तरदायित्व किसका है? यह सिविल सेवाओं पर ही है। इसलिए देश में कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, विधि का शासन हो, देश में कानून के अनुसार शासन और प्रशासन चले, यह सुनिश्चित करना अंततः सिविल सेवाओं का ही दायित्व है। यह सिविल सेवाएं ही सुनिश्चित करती हैं कि देश में कानून के ढांचे के अधीन सभी अपनी भूमिका का निर्वाह करें और समाज में शांति बनी रहे, समाज में सौहार्द बना रहे, अपराध नियंत्रित रहे, हिंसा जन्म न ले। ये सारी भूमिकाएं एक सभ्य समाज की स्थापना हो, एक सभ्य जीवन जीने का अवसर उपलब्ध हो, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अंततः सिविल सेवाओं का ही होता है। और इसके लिए सिविल सेवाओं को कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स दी जाती हैं, जिनका उपयोग करके सिविल सेवाएं किसी भी क्षेत्र की कानून और व्यवस्था के प्रशासन को बेहतर तरीके से संपन्न करती हैं। सिविल सेवाओं को एजेंट ऑफ चेंज कहा जाता है। एजेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन का वाहक है ये, परिवर्तन की एजेंट है ये। कैसा परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, किसी भी तरीके का परिवर्तन। अगर किसी भी तरीके के परिवर्तन की बात करें तो सारे परिवर्तनों की जननी, वैसे तो परिवर्तनों की जननी राजनीति मानी जाती है, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार, नीतियां बनाने का अधिकार, सब कुछ राजनीति के पास है। लेकिन राजनीति स्वयं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, उसे विशेषज्ञों का परामर्श चाहिए। और वे विशेषज्ञ हैं कौन? वे हैं सिविल सर्वेंट्स। सिविल सेवाएं ही हैं जो विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराती हैं और राजनीति निर्णय लेती है, जिसके आधार पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रणनीतियां निर्मित की जाती है।
देश का सामाजिक विकास कैसा होगा? जो अस्पृश्यता है, भेदभाव है, छुआछूत है, इसकी दीवारें कितनी ढहेंगी? सामाजिक समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कितना कदम आगे बढ़ेगा? यह सब कुछ सिविल सेवाओं के कदम तय करते हैं। सिविल सेवाएं जितना कदम आगे बढ़ाना चाहेंगी, देश में सामाजिक परिवर्तन उतनी ही गति से, उतनी ही कदम आगे बढ़ेंगे। यह सिविल सेवाओं की क्षमता पर ही निर्भर करता है। देश में आने वाला आर्थिक परिवर्तन, लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, देश का आर्थिक विकास करना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, यह सब कुछ सिविल सेवाओं की ही भूमिका पर निर्भर करता है। विश्व वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। आज हमें देश के अंदर नहीं बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत काम करना पड़ता है। और इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में दोहरे दबाव होते हैं। पहला कि विश्व में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमें भी तीव्र परिवर्तन करने हैं, तेज चेंजेस लाने हैं। और दूसरी ओर ये चेंजेस इतने भी आक्रामक और अनियंत्रित ना हो जाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था ही पटरी से उतर जाए। इसका मतलब है कि जो आर्थिक परिवर्तन आ रहे हैं, उन आर्थिक परिवर्तनों और आर्थिक अस्थायित्व के बीच एक संतुलन भी बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर यह संतुलन डिस्टर्ब हो गया, जीडीपी गिर जाएगी। कहते हैं ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ रेट कम हो गया, नाना प्रकार की समस्याएं जन्म लेंगी। तो इस आर्थिक अस्थायित्व और इस आर्थिक परिवर्तन के बीच संतुलन कौन कायम करता है? इस संतुलन की स्थापना करने की जिम्मेदारी सिविल सेवक ही निभाते हैं। यह सिविल सेवाओं और सिविल सेवकों की ही भूमिका है कि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार आर्थिक अस्थायित्व और आर्थिक परिवर्तन के बीच एक संतुलन की स्थापना की जाए। आर्थिक नीतियां, मौद्रिक नीतियां, इन नीतियों के माध्यम से यह सब कुछ तय किया जाता है, जिनमें सिविल सेवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। इनके डिक्लेरेशन में, इनकी घोषणा में और इनके इंप्लीमेंटेशन में, इनके लागू होने में। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा देश अब एक कल्याणकारी देश है। कल्याणकारी देश का आशय है, कल्याणकारी राज्य का आशय है कि सरकारों को लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है, सामाजिक उन्नयन करना है, आर्थिक उन्नयन करना है। जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड क्लास है, उसे वहां से निकाल करके और सामाजिक समता, सामाजिक न्याय का धरातल प्रदान करना है। तो इसके लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह से वंचन, अपवंचन के शिकार हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सर ढकने को छत नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है। इन सारे लोगों, ऐसे सारे लोगों, इन सारे लोगों के लिए अगर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने हैं, वृद्धावस्था अपने आप में एक प्रकार के अपवंचन का उदाहरण या किसी भी प्रकार की अशक्तता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर दिव्यांग हैं, जो अशक्त हैं लेकिन हमारी सामाजिक पूंजी है, हमारी मानवीय पूंजी है। हम उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग कर हम उस मानव संसाधन, उस मानव पूंजी की गुणवत्ता का भारत के विकास के लिए प्रबंध कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इन समस्त दिशाओं में चिंतन कर नीति निर्माण के लिए पहल करना, इन समस्त दिशाओं में चिंतन कर लोगों को प्रभावी तरीके से उनका लाभ पहुंचाना, यह दायित्व किसका है? यह दायित्व अंततः सिविल सेवाओं का है। सिविल सेवाएं ही हैं जो इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं और लोगों के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, एक एक व्यक्ति के कल्याण के लिए
अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। आपदा प्रबंधन, आपदाओं का प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदाओं का प्रबंध करना किसी आपदा से कम नहीं होता, और शायद हमारे देश के लिए भी कुछ समय पहले यह सच था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपदा प्रबंध की दिशा में जब से 2005 में कानून बना है, उतनी गहराई में नहीं ले जा रहा हूं, तो अब आपदा प्रबंध के लिए एक अलग कानून है, और उस कानून के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और सेंट्रल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इस प्रकार आपदाओं का प्रबंध करने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। केंद्र की व्यवस्था, राज्यों की व्यवस्था और जिलों की व्यवस्था। यह 3 स्तरीय व्यवस्था की धुरी कौन है? यह 3 स्तरीय व्यवस्था की धुरी इस देश की सिविल सेवाएं, जिनके ऊपर आपदाओं के प्रिवेंशन की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर आपदाओं के आने के बाद मैनेजमेंट, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन की जिम्मेदारी। और अगर हम लोग विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर देखें, तो हमारे देश की सिविल सेवाओं ने इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं था। कुछ वर्ष पहले आपदाएं आती थीं तो कैजुअल्टीज बहुत अधिक हुआ करती थीं। अब भी आपदाएं आती हैं, अब भी कैजुअल्टीज होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में उनकी संख्या, उनकी मात्रा घटी है। अगर तुलनात्मक रूप में मात्रा और संख्या घट रही है, तो योगदान किसका है? योगदान सिविल सेवाओं का है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां हैं। कभी चुनाव हो रहा है, कभी जनगणना हो रही है, कभी जितने भी जिम्मेदारियां हैं देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, उन सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह सिविल सेवाओं के माध्यम से ही किया जाता है। अब सरकार अकेले डेवलपमेंट का काम नहीं करती। सरकार अब निजी क्षेत्रों को साथ लेकर चल रही है। सड़क बनानी है, निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर बन रहे हैं। एक्सप्रेसवेज बनने हैं, निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। नए एयरपोर्ट का निर्माण करना है, निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर किया जा रहा है। नए पोर्ट बनाए जाने हैं या पोर्ट का आधुनिकीकरण करना है, निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर किया जाना है। नई रेलवे लाइनें बिछानी हैं, रेलवे लाइन का उन्नतीकरण करना है, निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर करना है। इस प्रकार अब सिविल सेवाएं अकेले भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही, बल्कि भूमिका का निर्वाह करते हुए वे निजी क्षेत्रों को साथ लेकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही हैं, जिसको हम लोग PPP कहते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। आप जानते होंगे, इसको PPP के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट के रूप में कभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ मिलकर नौकरशाही काम कर रही है और इस देश के विकास को गति दे रही है, अच्छे शासन को गति दे रही है। कुल मिलाकर अगर हम सिविल सेवाओं की भूमिका को कहें, बहुत संक्षेप में कहें, तो 2 रूपों में सिविल सेवाएं अपनी भूमिका निभाती हैं। एग्जाम्पल से भी हम आपको अभी बताते हैं कि कैसे सिविल सेवाओं ने बेहतर जिम्मेदारी निभाई है। तो 2 रूपों में सिविल सेवाओं की भूमिका को हम लोग समझ सकते हैं। पहला, एक लाइन एजेंसी के रूप में सिविल सेवाएं रोल प्ले करती हैं। अर्थात अगर सिविल सेवाओं के रोल को हम लोग देखें तो सिविल सेवाएं एक लाइन एजेंसी के रूप में रोल प्ले करती हैं। लाइन एजेंसी क्या होता है? लाइन एजेंसी का मतलब होता है लागू करने वाली एजेंसियां क्षेत्रों में काम करती हैं। जैसे जिलाधिकारी, सबसे आकर्षक पद है आपके लिए। पुलिस अधीक्षक, ये भी बहुत आकर्षक पद है आपके लिए, और शायद यही 2 पद हैं जो आपको सिविल सेवाओं में खींचे लिए चले आते हैं कि चलो भाई सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, IAS और PCS की तैयारी करते हैं। वो शायद सबसे बड़े आकर्षण के यही 2 पद हैं। हालांकि केवल यही 2 पद ही देश के विकास की रूपरेखा निर्मित नहीं करते।
हमारे देश में जितनी भी सिविल सेवाएं हैं, चाहे वो विदेश सेवाएं हों, चाहे वो आयकर की सेवाएं हों, चाहे वो रेलवे की सेवाएं हों, जितनी भी, चाहे वो सूचना संबंधी सेवाएं हों, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हों, चाहे वो अकाउंट सर्विसेज हों, ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज हों, जितनी भी सिविल सेवाएं हैं, वे सभी सिविल सेवाएं अपने निर्धारित क्षेत्रों में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं। और इन सारी भूमिकाओं का सेट मिलकर के, ये सब सबसेट हैं, और इन सारी भूमिकाओं का सेट मिलकर के देश के डेवलपमेंट की पटकथा लिखता है। तो छोटी छोटी भूमिकाएं सभी सिविल सेवाएं मिलकर निभाती हैं, और इन सभी छोटी छोटी भूमिकाओं सबसेट का जो सेट है, समुच्चय है, वो सारी सिविल सेवाओं की भूमिकाओं का निर्धारण करता है, जो हमारे देश की विकास की रूपरेखा और दिशा तय करता है। तो सिविल सेवाएं, मैं बता रहा था कि लाइन एजेंसी के रूप में काम करती हैं। सबसे आकर्षक पद हैं क्योंकि क्षेत्रों में तैनातियां होती हैं। लाइन एजेंसी उन्हें कहते हैं जो क्षेत्रों में तैनात होते हैं, फील्ड में काम करते हैं, जिनके पास अधिकार प्रयोग करने की शक्ति होती है। वे आदेश देते हैं, आदेश का पालन कराते हैं, आदेश का पालन करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों के लिए नीतियां लागू करते हैं। अगर रोजगार की नीति बनाई, जैसे मनरेगा बनाया गया या आरोग्य योजना बनाई गई, या जितने भी हैं, इस तरीके से सरकार अलग अलग प्लान लेकर आती है। जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं, उन सारे प्लान को क्षेत्रों में, फील्ड में लागू करने की जिम्मेदारी सिविल सेवक जब निभाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लाइन एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा होता है स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी, स्टाफ एजेंसी का मतलब होता है, सिविल सेवाओं का स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करने का अर्थ होता है कि सिविल सेवाएं अब ऊंचे लेवल पर बैठकर, ऊंचा लेवल का मतलब एवरेस्ट पर नहीं बैठना है, ऊंचा लेवल का मतलब है मुख्यालय में बैठना, फील्ड में नहीं। लाइन एजेंसी का संबंध फील्ड से होता है, जो स्टाफ एजेंसी का संबंध होता है वो हेडक्वार्टर से होता है, मुख्यालय से होता है। तो सिविल सेवाएं जब वरिष्ठता के क्रम में ऊपर चली जाती हैं, कोई इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ, फिर प्रमोशन पाते पाते कमिश्नर, फिर आगे बढ़ता जाएगा। कोई आईएएस बना तो डीएम के रूप में तैनात हुआ, फिर कमिश्नर बन के फिर सेक्रेटरी बनते हुए आगे जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक सेवाएं एक निश्चित समयावधि के बाद प्रमोशन पा करके उच्च क्रम में चली जाती हैं, यानी ऊंचे पदों पर आसीन हो जाती हैं। और जब वे ऊंचे पदों पर पहुंच जाती हैं तो वहां वे लोगों से संपर्क उनका धीरे धीरे कम होने लगता है, उसी के अनुपात में। और लोगों से संपर्क कम होने लगता है, मुख्यालय में बैठे हुए पॉलिटिशियन से संपर्क बढ़ जाता है, और ये उनके आंख कान बन जाते हैं, आंख कान बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा वो इन्हीं की सलाह पर लेगा। यही उसकी आंख और कान है। ये देश के बारे में जितना दिखाएंगे वो उतना ही देख पाएगा, देश के बारे में ये जितना समझाएंगे उतना ही समझ पाएगा, क्योंकि प्रशासन की तकनीकी समझ इन्हीं के पास होती है। यही महारथी हैं शासन और प्रशासन के तकनीकी बिंदुओं के। राजनेता नहीं होते, राजनेताओं के पास तो राजनीतिक विजन होता है, लेकिन सिविल सेवाओं के पास प्रशासनिक विजन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विजन होता है। और बिना एडमिनिस्ट्रेटिव विजन के पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो सक्सेसफुल तरीके से कार्य नहीं कर सकती। और कोई भी पॉलिटिकल विजन कारगर हो ही नहीं सकता, कारगर हो ही नहीं सकता। किसी भी पॉलिटिकल विजन को कारगर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विजन के साथ उसका तालमेल बैठाना बेहद जरूरी है, और ये तालमेल बैठाती हैं सिविल सेवाएं। और जब सिविल सेवाएं इस प्रकार का तालमेल बैठाती हैं, राजनेताओं को सलाह देती हैं कि क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, क्या निर्णय लेने से बचा जाना चाहिए, क्या नीतियां बनाई जानी चाहिए, कानून में क्या संशोधन होने चाहिए, कानून कौन से नए बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार की इनकी परामर्शी भूमिका, सलाहकारी भूमिका, एडवाइजरी रोल स्टाफ एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम समराइज करें तो सिविल सेवाएं जितनी भूमिका अलग अलग बिंदुओं में निभाती हैं,
अलग अलग डायमेंशन में निभाती हैं, जिसकी मैंने चर्चा की। उन सारे डायमेंशन को हम लोग दो बिंदुओं में लाइन और स्टाफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे सिविल सेवाओं ने भूमिका निभाई है, क्या उनके परिणाम आए हैं, मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक थोड़ा पुराना एग्जाम्पल देते हैं और एक नया एग्जाम्पल देते हैं। पुराना एग्जाम्पल है टीएन शेषन का। हो सकता है आपने नाम सुना हो, नहीं सुना है तो मुझसे सुनिए। टीएन शेषन भारत के आईएएस अधिकारी थे और आगे चलकर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया हमारे देश का। जब वे मुख्य चुनाव आयुक्त बने उसके पहले मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव केवल संविधान में ही दर्ज था, हकीकत में नहीं। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मेरा जब हमारे इलेक्टोरेट सिस्टम से पहला एनकाउंटर हुआ तो बड़ा अजीबोगरीब था। जब मैं मतदान करने के लायक हुआ, वोट करने के लायक हुआ और बड़े उत्साह के साथ मैं वोट देने पहुंचा, तो पता चला कि कोई आदर्श कुमार वोट डालकर जा चुके हैं, और जो वोट डालकर जा चुके हैं वो आदर्श कुमार मैं था, अर्थात मेरे नाम पर फर्जी वोट पड़ चुका था। और असली आदर्श कुमार मतदान की पर्ची लिए हुए जब बूथ पर पहुंचे, मैं पहुंचा बूथ पर, तो अधिकारियों ने कहा कि बेटे आपका वोट तो पड़ चुका है। मैंने कहा सर असली आदर्श कुमार तो मैं हूं, वोट डालने तो मैं आया हूं, पहली बार डालने आया हूं। वे मुस्कुराए, समझ गए कि फर्जी वोटिंग हो गई। और ये शहर की, बीच शहर की बात बता रहा हूं मैं, बीच शहर की बात बता रहा हूं, किसी दूर दराज गांव की बात नहीं बता रहा हूं। बीच शहर में मेरी फर्जी वोटिंग मेरे नाम की मेरे बूथ पर पहुंचने से पहले पड़ चुकी थी। यह था हमारे देश का इलेक्टोरल सिस्टम। मैं किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं आपको, खुद मैंने इसे अनुभव किया है व्यक्तिगत रूप में। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। ये जो परिवर्तन आया है, मैंने दोनों परिवर्तन देखे। आपने पुराना वाला नहीं देखा, केवल फिल्मों में देखा होगा आपने, मैंने रियल लाइफ में देखा है। ये जो चेंज आया, रिवॉल्यूशनरी चेंज था, इस रिवॉल्यूशनरी चेंज के जनक टीएन शेषन थे। टीएन शेषन ने इस देश को पहली बार एहसास कराया कि इस देश में निष्पक्ष और हिंसा विहीन चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। मैंने उस दौर में भी, टीएन शेषन के कार्यकाल के पहले भी, मैंने चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों को घर से बाहर जाते देखा है। घर वाले ऐसे विदा करते थे मानो युद्ध पर जा रहे हैं, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग बड़ी सामान्य सी बात थी और सुरक्षा के नाम पर एक होमगार्ड मिलता था, या फिर कहीं बहुत सिंसियर है तो पुलिस वालों को पुरानी राइफलें देकर के खड़े कर दिया जाता था, जो 3-4 झटके के बाद भी गोलियां नहीं निकलती थी। और सबसे पहले भीड़ आकर के उन्हीं को पीटती थी, क्योंकि वर्दी वाले को पीट दिया तो फिर बूथ अपना। बड़ी सामान्य सी घटना थी ये। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं इस देश में बड़ी सामान्य थी। कुछ की रिपोर्टिंग होती थी, पुनर्निर्वाचन होता था, ज्यादातर की रिपोर्टिंग ही नहीं होती थी। और इस तरीके से इस देश में चुनाव संपन्न होते थे। ये बेहद कड़वा सच है इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम का। और देश में संविधान लागू होने के बाद, आजादी के बाद 4 दशकों तक इस देश में चुनाव ऐसे ही घटिया तरीके से संपन्न कराए गए। 70 के दशक के बाद तो इसमें बहुत तेज गिरावट आई, जिसकी चर्चा मैंने भी आपसे की। लेकिन टीएन शेषन के आते ही परिदृश्य बदल गया। ये एक ब्यूरोक्रेट की ताकत थी, ये एक सिविल सेवक की ताकत थी, जिसने इस देश को एहसास कराया कि निष्पक्ष और हिंसा विहीन चुनाव देश के किसी भी क्षेत्र में कराए जा सकते हैं। उस समय नक्सलवाद चरम पर था। कुछ राज्यों में नक्सलियों ने कहा कि नहीं कराने देंगे। उन्होंने सेना से हेलीकॉप्टर मंगा लिए, कराने कैसे नहीं दोगे। और नतीजा यह हुआ कि वहीं से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद पड़ी, नींव पड़ी। और आज आप जिस युग में रह रहे हैं, आपको मेरी बातें कहानियों जैसी लग रही होंगी, क्योंकि आपने वह युग देखा नहीं और आपने वह युग जिया नहीं। मैंने देखा है, अनुभव किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये एक सिविल सेवक का रोल है। अब टीएन शेषन से पहले भी सिविल सर्वेंट ही बैठते थे चुनाव आयोग में, क्योंकि चुनाव आयोग में हम सीनियर सिविल सर्वेंट को ही अपॉइंटमेंट करते हैं। क्यों उन्हें अपॉइंट करते हैं?
क्यों उनको नियुक्तियां देते हैं? क्योंकि उन्हें चुनाव कराने का एक दीर्घकालीन अनुभव होता है, लंबा अनुभव होता है। तो वे जब चुनाव आयोग के मुखिया के रूप में काम करेंगे तो प्रैक्टिकल अनुभवों के कारण बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। नहीं निभाई टीएन शेषन से पहले, 90 के दशक से पहले टीएन शेषन आए तो उन्होंने एहसास कराया चुनाव आयोग को अपनी शक्तियों का। नतीजा यह हुआ कि आगे आने वाले चुनाव आयुक्तों ने भी टीएन शेषन की उसी परंपरा का पालन किया और अब देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। संसद और विधानमंडल के, मैं पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो राज्य के भरोसे हैं, वहां भी संवैधानिक सत्ता है, लेकिन वहां संवैधानिक सत्ता कैसे काम करती है मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वहां राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव कराने में बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी लिमिटेशंस सामने आती रहती हैं और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ऐसे लिमिटेशंस और अधिक हैं। वेस्ट बंगाल इस समय आज के समय में इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज के चुनाव का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि बड़ी आसानी से बूथ कैप्चरिंग आदि की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये कमजोरी किसकी है? सिविल सर्विसेज की है, सिविल सेवाओं की है। तो सिविल सेवाओं की ही बदौलत देश में लोकतंत्र जीवंत बना रहता है, या सिविल सेवाओं की ही बदौलत देश में लोकतंत्र पर कुठाराघात भी होता है, हो सकता है। ये एक भूमिका थी। कंक्लूजन अभी दोनों का बताता हूं कि ऐसा क्यों। दूसरा एक मैं नया एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं आपके समय का। आम स्ट्रॉन्ग पामे, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर कैडर का अधिकारी, यंग बच्चा है, और उसने देखा कि वहां तामेंगलोंग और त्यूसेम गांव के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक रहा है। भारत के पूर्वोत्तर के विकास के लिए स्वतंत्रता के पश्चात हमारी सरकारों ने वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए थी। फिलहाल धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, पहले भी बढ़ते रहे विकास के लिए, कुछ न कुछ तो कदम आगे बढ़ता ही रहा, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव रहा। उसका दुष्प्रभाव यह है कि बहुत सारे क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जहां आज भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। उस त्यूसेम और तामेंगलोंग गांव के बीच कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए, सड़क कैसे बनाई जाए, क्योंकि सड़क बनाने के लिए सरकारी फंड आता है, बजट आता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करता है, या फिर ट्रिपल पी मॉडल से निजी क्षेत्रों को भागीदार बनाया जाता है। पूर्वोत्तर में निजी क्षेत्र कहां जल्दी भागीदार होने वाले हैं। तो तमाम तरीके की समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, लेकिन उन समस्याओं के बीच भी उसने रास्ता खोजा। उसने लोगों को लोगों की शक्ति का एहसास कराया। डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में सारी शक्ति किसके पास है? हमारे पास। हम एहसास करें तो अच्छी बात है, तो शासन की गुणवत्ता बढ़ेगी। नहीं एहसास करेंगे तो किसी के अनुयायी बन के, पिछलग्गू बन के और नारेबाजी करते रहेंगे। तो लोकतंत्र में सारी शक्तियां हम में निहित है। जनता से पैसे मांगे उस अधिकारी ने, और जनता ने सड़क बनाने के नाम पर डोनेट भी किया। 40 लाख से ज्यादा रुपए कलेक्ट होते चले गए, और उस पैसे से उन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सड़क बना दी गई। ना सरकारी फंड नहीं लिया गया, क्योंकि सरकारी फंड लेने में पहले मुख्यमंत्री निर्णय लेता, फिर वहां से वित्त मंत्री के पास फाइल जाती, तरह तरह के मंत्रालय हैं, फिर पीडब्ल्यूडी में जाती, ऑफिसेज में ही फाइलें चक्कर लगाती रहती महीनों, और अगर नहीं ध्यान दिया जाता तो वर्षों। हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की यह अव्यवस्था बहुत बुरी है, लेकिन इन सारी अव्यवस्थाओं से बचते हुए उसने 40 किलोमीटर 40 लाख रुपए से ज्यादा कलेक्ट किए, सड़क बनाई, 100 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी उस पैसे से। न केवल वो 2 गांव जोड़े गए, बल्कि अब आसाम, मणिपुर, नागालैंड,
ये 3 क्षेत्र उस सड़क से जुड़ गए। उसे पीपल्स रोड कहते हैं, लोगों की सड़क कहते हैं। लोगों की सड़क इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों के पैसे से, हालांकि सारा काम तो लोगों के पैसे से ही होता है, हम टैक्स देते हैं तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह लोगों के द्वारा सीधे फंडिंग की गई और सीधे फंडिंग से बनाई गई सड़क थी। और इसीलिए उस आर्म स्ट्रांग पामे को, उस अधिकारी को वहां का मिरेकल मैन कहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में मौजूद हैं और यही वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस देश को भारत बनाया है। यही वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस देश को जीवंत बनाए रखा है। यही वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने देश में साल दर साल, समय दर समय विकास की और उन्नति की पटकथा लिखी है। तो अगर देश विकास और उन्नति के पथ पर आगे जा रहा है तो उसमें ऐसे ही सिविल सेवकों का योगदान है जिन्होंने क्रिएटिव सोचा है और क्रिएटिव किया है, जिन्होंने इनोवेटिव सोचा है और इनोवेटिव किया है। पद तो सबको मिलते हैं। एक साल में अगर 150 आईएएस की पोस्ट है तो 150 आईएएस बनते हैं, 150 आईपीएस की पोस्ट है 150 आईपीएस बनते हैं, 150 आईआरएस की पोस्ट है तो 150 आईआरएस रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं। जा तो सभी जा रहे हैं सेवाओं में, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। जो जा रहे हैं वो दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अधिकार वही हैं, शक्तियां वही हैं, दायित्व वही हैं, समय वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सोच अलग है, कुछ कर गुजरने की सोच है। और शायद यही है, शायद यही बात है कि भारत को विखंडन करने की कोशिशें विदेशी ताकतों के द्वारा आज भी की जाती हैं। कभी एनजीओ को फंड देकर, कभी किसी को फंड देकर, तरह तरह से होती हैं। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस देश की सिविल सेवाओं का भी है कि जहां पर ऐसे क्रिएटिव, इनोवेटिव किस्म के सिविल सेवक रहेंगे, उस देश का कभी कोई अहित नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच के साथ देश में विकास के नए नए डायमेंशन हमेशा जुड़ते जाएंगे, हमेशा ऐड होते जाएंगे। फिलहाल रोल के बारे में और भी बहुत कुछ है एग्जाम्पल के साथ कहने के लिए, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा होगा, इसलिए हम रोल वाले हिस्से को कंक्लूड करते हैं और रोल से आते हैं चैलेंजेस पर। क्योंकि फिर मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, पूरे दिन रोल पर कह सकता हूं, लेकिन उतना जानने की आपको अभी आवश्यकता नहीं। किसी स्पेसिफिक इशू को लेकर के फिर कभी आपके सामने रूबरू होंगे। चैलेंजेस की बात करते हैं। कैसे चैलेंजेस फेस करती हैं सिविल सेवाएं, किन चुनौतियों का सामना करना होता है सिविल सेवाओं को अपने जीवन में, सिविल सेवाओं के जीवन में कार्य करने के दौरान। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक चैलेंज है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। हालांकि मैं इस डिस्कशन को थोड़ा टेक्निकल नहीं बनाना चाहता, बड़े सामान्य तरीके से समझाना चाहता हूं। कभी उस टेक्निकल डिस्कशन की बात आपसे अलग करूंगा कि हमने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं अपनाई है, हमने न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी अपनाई है। इसको बहुत संक्षेप में मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश की नौकरशाही राजनीतिक रूप से निष्पक्ष है। इसको हमने सिविल सेवकों की आचरण नियमावली में लिखा है। सिविल सेवाओं के लिए हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, आचरण नियमावली बनाई है, अर्थात सिविल सेवाएं क्या करेंगी, कैसे करेंगी, क्या नहीं करेंगी, डूज और डोंट्स के बारे में हमने बताया है, नियमावली बना करके नियम बनाए हैं, सेट ऑफ रूल्स, नियमावली या नियम बनाए हैं। उन नियमों में लिखा है कि सिविल सेवाओं को राजनीति से परे रहना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, उन्हें राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं करना चाहिए। उनकी राजनीतिक गतिविधियां तरह तरह से प्रतिबंधित की गई हैं। बहुत सारी बातें आते हैं अपने मुद्दे पर।
तो हमारे देश की नौकरशाही को राजनीति से निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए। जब सरदार पटेल जी हमारे गृह मंत्री थे, तो सरदार पटेल जी से गृह सचिव ने पूछा, पटेल जी ने गृह सचिव से किसी विषय पर राय मांगी, तो भारत सरकार के गृह सचिव ने सरदार पटेल जी से पूछा कि सर मैं आपको निष्पक्ष राय दूं, सच कहूं? पटेल जी नाराज हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि क्या भारत सरकार तुम्हें तनख्वाह इसलिए देती है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे? भारत सरकार तुम्हें तनख्वाह इसलिए देती है कि तुम मुझसे सदैव सच बोलोगे, मुझे अच्छा लगे या मुझे बुरा लगे, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे नेता भी तो नहीं है, वो अकेली पीस थे इस देश में, वो इस देश में अकेली पीस थे जो इस प्रकार का नेतृत्व संभालते थे कि सिविल सेवकों को खुली छूट थी। उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने अपने मंत्रालय में ऐलान करवा दिया, घोषणा करा दी, डिक्लेरेशन करा दिया। उन्होंने कहा कि जिस मेरे मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों को जिसे लगता है कि वह मुझे निष्पक्ष और निर्भीक सलाह नहीं दे सकता, वह अपना स्थानांतरण यहां से करा ले, मुझे ऐसे सिविल सेवक नहीं चाहिए। सरदार पटेल जी ने कहा, मुझे ऐसे सिविल सेवक नहीं चाहिए जो मुझे निष्पक्ष और निर्भीक सलाह न दे सकते हो, जिनके मन में यह भय हो कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मंत्री जी को बुरा लग जाएगा। मुझे ऐसे सिविल सेवक नहीं चाहिए, आप अपना ट्रांसफर करा लीजिए, कहीं और चले जाइए। मुझे ऐसे सिविल सेवक चाहिए जो मेरे सामने निष्पक्ष और निर्भीक बात कहने की क्षमता रखते हों, चाहे वह बात मुझे स्वयं कितनी भी बुरी क्यों ना लगे और चाहे वह बात सुनने में कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। मुझे इस देश में ऐसे ही सिविल सेवक चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय था कि सरदार पटेल जी का कार्यकाल बहुत छोटा था, बहुत अल्प था। अन्यथा वैसे तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, क्योंकि 15 कांग्रेस कमेटीज ने में से 12 ने उनका प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेशन किया था, 3 ने आचार्य कृपलानी का। लेकिन फिलहाल मैनिपुलेशन, सत्ता का मैनिपुलेशन शुरू से होता रहा है और उस मैनिपुलेशन के शिकार हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और वे प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन गृहमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल छोटा सा था, वो अल्प कार्यकाल भी बहुत प्रभावशाली कार्यकाल था। लेकिन अब ऐसे पॉलिटिशियन भी नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, ईमानदारी की जीती जागती मिसाल। जो ईमानदारी की जो इबारतें किताबों में लिखी जा सकती थी, ऐसी ईमानदारी का जीवन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जिया है। फिलहाल पॉलिटिक्स की बातें किसी दूसरे लेक्चर में, अभी सिविल सेवाओं की बातें करते हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। राजनीति में दिन प्रतिदिन तीव्र गिरावट आई है। 70 के दशक से भारत में राजनीति का अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद राजनीति में अपराधीकरण नहीं था। स्वतंत्रता के बाद ही एक राज्य ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया, कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया, जो चोरबाजारी के आरोप में जेल की सजा काट कर आया था। तो अपराधियों को मंत्री बनाना कोई नई बात नहीं थी। आजादी मिलते ही हमने ये गुण दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 70 के दशक के बाद इसमें तीव्र गिरावट आई है। और राजनीति में गिरावट की पराकाष्ठा कैसी है बताने की जरूरत नहीं। लोकसभा में आज 43% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। राज्यसभा विशेषज्ञों का सदन। किसके विशेषज्ञों का सदन? अपराध के विशेषज्ञों का सदन। क्यों? क्योंकि आज भी राज्यसभा में 22% लोग, 22% लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। तो पॉलिटिक्स में दिन प्रतिदिन तीव्र गिरावट आई है और इस गिरावट ने सिविल सेवाओं को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। यह रिफ्लेक्शन सिविल सेवाओं में साफ तौर पर दिखलाई पड़ता है। सिविल सेवाओं का अनियमित स्थानांतरण, कहीं कहीं तो राज्यों में सिविल सेवाओं का स्थानांतरण एक उद्योग की तरीके से होता है। पहले ट्रांसफर कराने के लिए पैसे लो, फिर ट्रांसफर रुकवाने के लिए पैसे लो।
बड़े अजीबोगरीब तरीके से राज्यों के उदाहरण इस दिशा में सामने आते हैं। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में आए, उन क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय स्तर की समझ नहीं, राष्ट्रीय स्तर की नैतिकता नहीं। नतीजा यह है कि राजनीति में आने वाले पतन को चार चांद लगा दिया उन्होंने, और उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि बड़ी तेजी से राजनीति में होने वाले पतन ने नौकरशाही को, सिविल सेवाओं को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, और राजनीति, प्रशासन और अपराधियों का भ्रष्ट गठजोड़ प्रकट हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं। यह बात एन वोहरा कमेटी ने कही है। एन वोहरा हमारे देश के गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको एन वोहरा कमेटी कहते हैं। विस्तार से एन वोहरा कमेटी के विषय में कभी चर्चा करेंगे। तो एन वोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। हालांकि एन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें बताई गईं उस पर अभी तक कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में बताई गई बातें बेहद चिंताजनक है। एन वोहरा ने कहा कि हमारे देश में उच्च स्तर पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स, हमारे देश में पॉलिटिशियंस जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, और अपराधी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माफिया भी शामिल हैं, इन तीनों के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है। 1995 में हमको ये बात पता चली कि इस देश में अपराधियों, राजनेताओं और अधिकारियों के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है। 2.5 दशक से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए अभी तक कोई कदम उठाया नहीं गया है। स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी आसानी से सिविल सेवाओं का मैनिपुलेशन किया जा सकता है। दूसरा पहलू यह भी है कि सिविल सेवाओं में नैतिकता का तीव्र पतन हुआ है। लैक ऑफ एथिक्स, वैल्यूज। सिविल सेवाओं में नैतिकता का तीव्र पतन हुआ है, और इस पतन ने भी सिविल सेवकों को प्रेरित किया है इस प्रकार के भ्रष्ट गठजोड़ को बनाने में और इस प्रकार के भ्रष्ट गठजोड़ में शामिल होने में। इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, समय समय पर छापे पड़ते रहते हैं, करोड़ों की संपत्तियां कुबेर के खजाने की तरीके से निकलती रहती हैं इन अधिकारियों के पास से, तो इसका एग्जाम्पल देने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि ईमानदार अधिकारियों की तादाद भी बहुत अधिक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो राजनीतिक हस्तक्षेप को मानने से मना कर देते हैं। वे राजनीतिक दिशा निर्देश जो राष्ट्र के हित और लोक हित के अनुरूप नहीं है, वे उनका पालन करने से मना कर देते हैं। ऐसी भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले सिविल सेवक भी हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वैसे ही उनके जीवन को संकट है, राजनीति उन्हें पसंद नहीं करती। इस तरीके से YouTube पर उनका नाम लेने से वे राजनेताओं के और अधिक शिकार हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जो सरकारें ईमानदारी का दंभ भरती हैं, जो कहती हैं कि मैं भ्रष्टाचार मिटाने आई हूं, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आने वाली सरकारों ने ही आते ही सबसे अधिक ईमानदारी का ट्रांसफर सबसे पहले कर दिया कि तुमको महत्वपूर्ण पदों पर, अच्छे पदों पर नहीं रहना है, जाओ बैठो सेक्रेटरिएट में, फाइलों पर काम करो। केवल दिखावा है। राजनीति एक ऐसा गेम बन चुका है जहां एक कहावत है ना, हमाम में सब नंगे। कुछ, मैं सारे राजनेताओं को नहीं कहता, कुछ राजनेता अपवाद हैं, लेकिन कुछ ही हैं, अधिकांश नहीं है। उसका दुष्परिणाम यह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिविल सेवकों के काम में अधिक है। और इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और ये मैंने आपको फैक्ट के आधार पर बताए, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये सरकारी रिपोर्टों के ही आंकड़े हैं, एन वोहरा की रिपोर्ट के आंकड़े हैं। TSR सुब्रमण्यम जो भारत सरकार के गृह सचिव थे, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव थे,
TSR सुब्रमण्यम भारत सरकार के कैबिनेट सचिव थे। उन्होंने कहा कि मंत्री और सिविल सेवक फाइलों पर हस्ताक्षर करने को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, एक अवसर के रूप में लेते हैं कि कुछ मिलेगा, गांधी बाबा के दर्शन होंगे, बड़ी बड़ी नोटों में दर्शन होंगे। बाद में मुझे समझ में आया कि सिविल सेवक गांधी बाबा की तस्वीर अपने पीछे क्यों लगाते हैं। तुम आओ, उनके दर्शन करो, मुझे कराओ, तब मैं काम करूंगा। इस प्रकार का जो करप्शन है, इस प्रकार की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण भी सिविल सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अब इसमें चुनौतियां सिविल सेवकों के सामने क्या आती हैं? उन सिविल सेवकों के सामने चुनौतियां हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो सत्यनिष्ठा से काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो नेक्सस है करप्ट अधिकारियों का, करप्ट पॉलिटिशियंस का, माफियाओं का, जो नेक्सस है, गठजोड़ है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नेक्सस है, एनवोहरा रिपोर्ट ने कहा है, जो नेक्सस है, यह नेक्सस उन्हें कार्य नहीं करने देता, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि ईमानदार सिविल सेवकों के लिए फिर कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लैक ऑफ रिफॉर्म, आज भी हमारे देश की सिविल सेवाओं का ढांचा, आज भी हमारे देश की सिविल सेवाओं की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली, उनके नियम, उनके कानून, सब कुछ वही हैं जो अंग्रेज बनाकर गए थे। अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था जिससे भारत की जनता को प्रशासन से दूर रखें, प्रशासन को माई बाप बना के रखें, उनके ऊपर राज करें, राज करने के लिए बनाया था। वही कानून, वही संरचना, वही नियम, वही कार्यप्रणाली आज भी इस देश के सिविल सेवकों के लिए उपलब्ध है, जबकि अब सिविल सेवकों को लोगों पर राज नहीं करना, अब सिविल सेवकों को लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए हितकारी बनना है, लोगों के प्रति जवाबदेह बनना है। फिलहाल उसकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं। अब पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था होनी चाहिए। पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था है ही नहीं हमारे देश में, क्योंकि ब्रिटिश काल की संरचनाएं, कार्यप्रणालियां, नियम है, उनमें पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाई जा ही नहीं सकती। जैसे सूचना का अधिकार कानून बनाया तो गया पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए, लेकिन क्या करप्शन रोक पाने में सफल रहा? हां, कुछ हद तक, लेकिन अधिक प्रभावी नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि इन पुराने नियमों को, पुराने कानूनों को, पुरानी कार्यप्रणाली को, पुरानी संरचना को बदले बिना सिविल सेवाओं के लिए रेड कारपेट बिछाया नहीं जा सकता। उनके लिए एक कार्य करने का एक सुखद वातावरण निर्मित नहीं किया जा सकता। सुखद वातावरण निर्मित करना है तो सिविल सेवकों के लिए इन सारे पुराने नियम, कानून आदि, इन सबको बदलना पड़ेगा ही। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक ऐसे नियमों, कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए किसी भी सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। किए गए सुधार, किए गए सुधार संबंधी आयोग बनाए गए, सुधार संबंधी समितियां बनाई गई, उनकी रिपोर्टें आई, उन्हें लागू किया गया, लेकिन वे क्रांतिकारी परिणाम देने में सहायक नहीं है। छोटे छोटे सुधार किए गए हैं, छोटे छोटे परिवर्तन किए गए हैं। हमें बड़े सुधार चाहिए, हमें बड़े परिवर्तन चाहिए। जैसे पुलिस कानून जानते हैं कब का है? 1861, जब मैकाले भारत आया था तो मैकाले ने भारत में कानूनों के निर्माण का ढांचा तैयार करवाया था। उसने जो कानून उस समय बनाए और उसके बाद भी जो कानून बनते रहे, वही आज इस देश की नींव बने हुए हैं। पुलिस कानून 1861 का है, 1861, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। शर्म आती है कहने में, 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और पुलिस का कानून 1861 का कानून, 1861 का कानून। और ऐसा भी नहीं है कि सुधार के लिए प्रयास नहीं किया गया, किया गया। जब आप कमेटीज और आयोग पर आते हैं तो बहुत रटने पड़ते हैं। पुलिस आयोग बनाया गया, धर्मवीर कमीशन था, सोली सोराबजी कमीशन बना, रिबेरो कमीशन बना, लिस्ट है, सेकंड ARC बना,
सुधार नहीं किया गया, बस केवल वो समितियों और आयोगों में दफन होकर सिमट कर रह गया। एक बार की बात है, ब्रिटेन में जब चर्चिल प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तो उसने कहा कि ब्रिटेन के वासी समितियों और आयोगों से वैसे ही डरने लगे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वासी खरगोश से। ऑस्ट्रेलिया वासी खरगोश से, इसका मतलब क्या था समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक समय था, खरगोश बड़े प्यारे से जीव हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में उन प्यारे से जीवों की रक्षा के लिए वहां की सरकार ने आदेश दिया कि भाई खरगोशों को मारना बंद, जो मारेगा अपराध, जेल में बंद। मारना बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इतने खरगोश हो गए। अब खरगोश रहते कहाँ हैं? जमीन में रहते हैं। जमीन में रहते हैं तो जमीन में उन्होंने जगह जगह बनाई और जमीन में रहने लगे। अब कुछ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया वासियों की रात की नींदें उड़ गई। उन्हें लगा कि हम मकान में सो तो रहे हैं, लेकिन नीचे जमीन है कि नहीं है। खरगोशों ने उन्हें खोखला तो नहीं कर रखा है अंदर अंदर अंदर। जब ये दहशत पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गई तो सरकार ने आदेश दिया, मारो सारे खरगोशों को। मारने का आदेश पारित कर दिया गया। तो खरगोशों का भय, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे ही अब समितियों और आयोगों से डरते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वासी खरगोश से डरते थे। इसका मतलब यह है कि कोई समस्या आएगी तो समाधान ढूंढने के बजाय समिति और आयोग बना दिया जाएगा। अब वो 6 महीने में समय दिया जाएगा, फिर बढ़ा दिया जाएगा, फिर बढ़ा दिया जाएगा, कई सालों में रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देगा तो उसकी रिपोर्ट की छानबीन करने के लिए फिर एक आयोग बना देंगे, फिर एक समिति बना देंगे कि तुम बताओ लागू कैसे करें। फिर वो छानबीन करेगी, रिपोर्ट देगी, फिर वो सब सरकारी दफ्तरों में अलमारियों में दफन हो जाएगा, कब्र बन जाएगी। सरकारी दफ्तर इस तरीके के रिपोर्टों की कब्रगाह बने हुए हैं जिनका हमारे लिए कोई औचित्य नहीं। हम और जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि समितियों और आयोगों से हमें वैसे ही डर लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया वासियों को खरगोश से, मुझे तो अपने देश में समितियों और आयोगों से ऐसे ही डर लगता है। न जाने आपको लगता है या नहीं। आप तो एंजॉय करते हैं, कोई भी घटना घटी तुरंत बड़ी मस्ती में कहते हैं अब एक आयोग आ जाएगा, अब एक समिति आ जाएगी। क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं है, निर्णय लेने की प्रत्युत्पन्न मत शक्ति है ही नहीं है लोगों के पास, है ही नहीं। इमीडिएट डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। और यही कारण है कि भारत पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार कहा जाता है। पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार कहा जाता है, यानी घटिया तरीके से नीतियां बनाने वाला देश और घटिया तरीके से नीतियां लागू करने वाला देश। मैं नहीं कह रहा हूं, येज़िकल ड्रोर ने कहा है। येज़िकल ड्रोर इजरायली पॉलिसी थिंकर थे, इजराइल के थे, नीति विज्ञान पर शोध और चिंतन करने वाले चिंतक माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत में जो नीतियां बनती हैं वो बेहद खराब गुणवत्ता की नीतियां बनती हैं, उनका कहना है। तो हमारे देश में इस प्रकार से सिविल सेवाओं के लिए एक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है, नियमों, कानूनों, इन सारी चीजों में संशोधन करते हुए, जिससे कि त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जा सके, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जा सके। मंत्री और सचिव दोनों मिलकर प्रभावी तरीके से भूमिका का निर्वाह कर सकें। इनके संबंध भी बड़े मजेदार होते हैं, वो कभी आगे बताएंगे, कभी आगे चर्चा करेंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल, अगली सबसे बड़ी समस्या है, जनता जागरूक नहीं है। जब हम पूछते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत में सबसे अधिक शक्ति किसके हाथों में है, बड़े खुशी खुशी जवाब देते हैं जनता के हाथों में। लेकिन जनता के हाथों में है कहां? क्यों? क्योंकि जनता तो जागरूक है ही नहीं, आपको पढ़ाया ही नहीं जाता। अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति बना दी कि तुम जागरूक मत बनना, पढ़े लिखे बनना, आर्किमिडीज के सिद्धांत रट रट कर बूढ़े हो जाना, लेकिन जागरूक मत बनना, वही काम आज भी हम कर रहे हैं। पीएचडी कर ले जाइए और अगर मैं पूछ लूं कि अपने जिले के जिलाधिकारी के 10 काम गिना दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं पूछूं कि ये समस्या है, कहां जाएंगे आप? पंचायत जाएंगे, नगर पालिका जाएंगे,
जिलाधिकारी के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, थाना जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पता ही नहीं है। ये पढ़ाते ही नहीं ना, ये बताते ही नहीं। हमने अपना एजुकेशन सिस्टम बेहद घटिया बनाया है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जो बना के चले गए उसी को कंटिन्यू किया है। बहुत सारी समितियां, बहुत सारे आयोग बने सुधार करने के लिए। सबकी सिफारिशों के बाद ये हाल है कि आप पीएचडी कर ले जाइए और आपसे पूछें कि आपके ज़िले में ये समस्या है, कोई भी समस्या आपको दे दें और पूछें कहाँ जाओगे बच्चे इस समस्या का निदान करने, तो आप कहेंगे पता नहीं कहाँ जाएंगे। शिकायत करने का तो कोई तंत्र है ही नहीं हमारे देश में, और अवेयरनेस है ही नहीं, लोगों के पास जागरूकता है ही नहीं। और इस अजागरूकता का नुकसान सिविल सेवाओं को भी उठाना पड़ता है। जो सिविल सेवाएं ईमानदार नहीं हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप जागरूक नहीं हैं, उनकी पौबारा बढ़िया कमाएंगे, करप्शन अच्छा करेंगे। जो भ्रष्ट सिविल सेवक हैं, भ्रष्ट सिविल सेवकों पर नियंत्रण करने का तंत्र भी हमारा खराब है, घटिया है। जो भ्रष्टाचार निवारण कानून है उसके अधीन कितने सिविल सेवकों को सजा मिल पाई है, काउंट कर लीजिए, उंगली पर पता लग जाएगा। मिलती नहीं है सजा, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहद घटिया है, अंग्रेजों के जमाने का है। तो ऐसी दशा में ईमानदार सिविल सेवकों का संरक्षण भी पर्याप्त करना अपने आप में एक चुनौती है। जो ईमानदार सिविल सेवक है, अच्छे से काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के हितैषी हैं, राष्ट्र के हितैषी हैं, उनको लोगों का सहयोग चाहिए। बिना लोगों के सहयोग के वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कर सकते। जब जनता का सहयोग मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, तो वो आपको दी जाने वाली सुविधाओं में 4 चांद लगा देंगे। आपको मिलने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से मिल सके यह सुनिश्चित करा देंगे। इसलिए लोगों का सहयोग चाहिए, लेकिन अवेयरनेस होगी तब तो सहयोग मिलेगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। जोगिंदर सिंह जी थे, सीबीआई निदेशक थे, पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे, कर्नाटक कैडर के, अब हमारे बीच नहीं है। जोगिंदर सिंह जी कहते थे कि जब वो पंजाब के रहने वाले थे, कर्नाटक कैडर मिल गया था, वो भी एक दिलचस्प वाकया है, वो कभी सुनाएंगे। तो जब वो घर आते थे, पंजाब आए, तो उन्हीं का मित्र उनके ज़िले में जिलाधिकारी था, तो उन्होंने शाम को खाने पर बुला लिया। भाई अधिकारी आया तो पूरे ज़िले के महकमे के बहुत सारे लोग पहुँच आए, पूरे गांव में मजमासा लग गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए गांव में। जब गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो जिलाधिकारी ने पूछा, भाई कि तुम लोग पानी कहाँ से पीते हो, कैसे पीते हो? तो लोगों ने बताया कुएं से पीते हैं। नलकूप नहीं है? बोले ना, नलकूप नहीं है। जिलाधिकारी को बुरा लगा कि अच्छा गांव में नलकूप नहीं है। जिलाधिकारी ने एसडीएम से कहा कि भाई देखो, सब तहकीकात कर लेना, सर्वे कर लेना और देखना यहाँ पे नलकूप लगवा दो, लोगों के पानी पीने के लिए यहाँ पर नलकूप की व्यवस्था करवा दो। एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी, वो जिलाधिकारी के इस फैसले से इतने खुश हुई, उन्हें पता नहीं था कि ये पद क्या होता है, लेकिन फैसला उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में अब नलकूप लग जाएंगे, हैंडपंप लग जाएगा, हैंडपंप से पानी आएगा। उनको ये फैसला इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जिलाधिकारी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को आशीर्वाद दिया, और क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने जिलाधिकारी को आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा थानेदार बन जा, जा बेटा थानेदार बन जा। जिलाधिकारी को आदेश। क्यों? उन्हें लगता था सबसे बड़ा अधिकारी तो पुलिस वाला होता है, जब जिसको चाहे उठा ले जाए, जब जिसको चाहे जितने दिन चाहे थाने में बंद करके रख ले। तब एनएचआरसी था नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था नहीं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन थे नहीं, मानवाधिकारों जैसी कोई विषय वस्तु नहीं थी, पुलिस वालों का सर्वत्र बोलबाला था। तो उन्हें लगता था कि सबसे बड़ा अधिकारी तो यही होता है, थानेदार ही होता है, जब जिसको चाहे उठा ले, जितने दिन चाहे थाने में रखे, जैसा चाहे वैसा करे। तो उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया, जा बेटा थानेदार बन जा। तो जागरूकता का ये स्तर रहा है समाज में। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि अगर जिलाधिकारी दौरे पर है, हालांकि अब तो बहुत कम करते हैं जिलाधिकारी दौरे, मैंने देखे, अगर जिलाधिकारी दौरे पर है तो उसके सामने कौन सी समस्याएं रखनी चाहिए, कौन सी चुनौतियां रखनी चाहिए। सिंचाई की समस्या है, खाद की समस्या, बहुत सारी बातें हैं, और इस तरीके के बड़े मजेदार एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक ही काफी है आपके समझने के लिए। तो इस प्रकार अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो सिविल सेवाओं को बेहतर तरीके से फील्ड में, क्षेत्रों में काम करने में चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा।
इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस देश की सिविल सेवाओं को सक्षम बनाएं, तो केवल हमें सरकार से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी, सुधार करेगी और तरह तरह के कदम उठाएगी। हमें स्वयं भी आगे आना होगा, लोगों को भी आगे आना होगा और आगे आकर के सिविल सेवाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हमें कम्युनिटी गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, कम्युनिटी पुलिसिंग की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट टेक्निकल शब्दों का मैंने यूज किया है, बहुत डेफिनेशन के रूप में अलग बताएंगे, अर्थ क्या है समझाते हैं, क्योंकि आपके काम की है कि कम्युनिटी गवर्नेंस, कम्युनिटी पुलिसिंग, इसका मतलब क्या है, सामुदायिक शासन, सामुदायिक पुलिसिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शासन के जो कार्य किए जा रहे हैं, शासन की नीतियों को लागू कौन करता है? प्रशासन, यानी सिविल सेवक लागू करते हैं। अब शासन की नीतियों को केवल सिविल सेवक लागू नहीं करेंगे, हम आप मिलकर, सब लोग मिलकर करेंगे। लोगों की भागीदारी से शासन चलेगा, लोगों की भागीदारी से प्रशासन चलेगा। जो शक्तियां प्रशासन के पास हैं, वैसी ही कुछ शक्तियां लोगों के पास भी होंगी। यह सामुदायिक शासन, सामुदायिक पुलिसिंग, हालांकि कुछ क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमारे यहाँ महानगरों में है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, सूरत है, अहमदाबाद है, इन बड़े बड़े शहरों में कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में कंसेप्चुलाइज किया गया है, जिस रूप में लागू होना चाहिए। फिर भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब क्या है, सामुदायिक पुलिसिंग का मतलब क्या है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी भी लोगों की भागीदारी से निभाए, लोगों की हिस्सेदारी से निभाए, लोगों के पास भी कुछ पुलिस जैसी शक्तियां हों और लोग और पुलिस दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे। किसके लिए? अपराध नियंत्रण के लिए। किसके लिए? समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। किसके लिए? हिंसा होने से रोकने के लिए, इत्यादि। दोनों मिलकर काम करेंगे। आज तो हमारा जल्दी पुलिस पर विश्वास ही नहीं होता। अपराध होते हुए भी देख लेते हैं तो पुलिस को सूचना देने में कतराते हैं। दो भय, एक तो उन्हें लगता है पुलिस वाला जाके उन्हीं से ना मिल जाए और बता दे कि इसी ने मुखबिरी की, मार दिए गए, होता है ऐसा। और दूसरा, प्रायः पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं कि तुमको कैसे पता, तुम कैसे जानते हो। अब आदमी ने तो भले में, राष्ट्र के और लोगों के भले में सोचा और काम कर दिया, अब पुलिस वाले पीछे पड़ गए, परेशान करने लगे। ऐसी भी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी घटती हैं स्टेट्स में। तो अगर कम्युनिटी पुलिसिंग होगी तो अविश्वास की ये खाई समाप्त हो जाएगी। पुलिस और जनता एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और इस प्रकार अगर हम सिविल सेवाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, सिविल सेवाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे सुधारों के साथ जो सरकार करेगी उसकी तो मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, कभी उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं? हमको और आपको जागरूक होना चाहिए, यह समझना चाहिए कि ये संविधान हमने बनाया है, ये शासन हम चलाते हैं, ये प्रशासन हम चलाते हैं। इस लोकतंत्र में सारी ताकत हमारे हाथों में है, सारी शक्ति हमारे हाथों में है। इसलिए इस ताकत को पहचान करके, इस शक्ति को पहचान करके एकताबद्ध होकर सरकार और प्रशासन का सहयोग करते हुए दर्पण की तरीके से भूमिका निभानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, परछाई की तरीके से भूमिका निभानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जब यह तस्वीर बदलेगी, जनता और प्रशासन के बीच का यह इंटरेक्शन बदलेगा, यकीन मानिए सिविल सेवाओं की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ने लगेगी। फिलहाल बहुत सारी बातें और भी कुछ हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं अपने लेक्चर को बहुत लंबा ना करते हुए इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। फिलहाल आपके लिए मैसेज सिर्फ इतना है कि इस देश के एक जागरूक नागरिक बनिए। थैंक यू सो मच।